हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस में। तो आज की वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पंजाब की रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मुझे काफ़ी कैंडिडेट्स ने मैसेज किया था कि अभी तक सीएचओ का जो एडमिट कार्ड है वो आया नहीं है। तो और अभी जो है वो एडमिट कार्ड ऑलरेडी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप अपना डाउनलोड एडमिट कार्ड करके अपना सेंटर वगैरह चेक कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी ऑफ डिजीज पोजीशन इंक्लूड्स एंड द ऑप्शंस आर टाइम प्लेस पर्सन एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट सोर्स मोड रिजर्वायर इविल स्पिरिट और पनिशमेंट फॉर इविल डीड्स। तो अगर हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की बात करते हैं तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इज अ इंट्रैक्शन ऑफ ऑप्शन नंबर बी दैट इज एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो जब इन तीनों में इंट्रैक्शन होगी तो जो पर्सन है उसको डिजीज होगी। और जो हमारा टाइम प्लेस पर्सन है ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सर्विलेंस वेयर हेल्थ वर्कर गोज हाउस टू कलेक्ट डाटा इज टर्म्ड एज पैसिव सर्विलेंस, एक्टिव सर्विलेंस, सेंटिनल सर्विलेंस और कंटिन्यूअस सर्विलेंस। सो अगर हम सर्विलेंस की बात करते हैं तो सर्विलेंस इट इज अ क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द हेल्थ इवेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया। जब हम किसी भी हेल्थ इवेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं उसको हम सर्विलेंस कहते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बात करें तो आईडीएसपी दैट इज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम, ये हमारा एक प्रोग्राम है जो कि डिजीजेस की सर्विलेंस करता है। जो कि हमारे हेल्थ सेंटर्स है उनको एवरी मंथ ये रिपोर्ट है जो हायर अथॉरिटी को देनी होती है कि उनके एरिया में डिजीज के कितने पेशेंट्स आए। तो वो हम आईडीएसपी के अंडर करते हैं। और अगर हम बात करें तो मेनली हमारे पास तीन तरह की सर्विलेंस होती है, एक्टिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस और सेंटिनल सर्विलेंस। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्टिव सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस में क्या है कि हेल्थ वर्कर हाउस टू हाउस विजिट करेगा और जो डाटा है वो कलेक्ट करेगा, जो केसेस को आइडेंटिफाई करेगा। पैसिव सर्विलेंस तब होता है जब कि जो हमारा केस है, जो पर्सन है जिसको डिजीज है वो खुद ही हेल्थ फैसिलिटी में आए। एंड सेंटिनल सर्विलेंस हम उन डिजीजेस के लिए करते हैं लाइक हमारा HIV एड्स हो गया, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो गई, तो उस केस में हम सेंटिनल सर्विलेंस करते हैं। लाइक हम रिसर्च में पढ़ते हैं जैसे स्नोबॉल सैंपलिंग, कि हमने एक केस से अगले पर्सन का पता करना है, उस पर्सन से फिर और अगले पर्सन का पता करना है। तो दैट इज अ type of a sentinel surveillance. Now the next question is Bohr committee was constituted in the year, and the options are 1963, 1943, 1965 and 1962. तो जो हमारी बोहर कमेटी थी that was constituted in the year 1943. So option number B is the correct answer. एंड 1946 में बोहर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी थी। एंड अगर हम बात करें बोहर कमेटी का अदर नेम, सो द अदर नेम ऑफ बोहर कमेटी इज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी हम किस कमेटी को बोलते हैं। एंड सेम जो हमारी मुदालियर कमेटी है उसको हम बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a person with well adjusted mindset and is able to cope with own and others feeling is considered to be physically healthy, emotionally healthy, spiritually healthy और socially healthy. So अगर कोई पर्सन है जो कि अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कोप कर सकता है और अदर फीलिंग्स के साथ कोप कर सकता है तो उस पर्सन को हम बोलते हैं कि दैट पर्सन इज इमोशनली हेल्दी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is the concept of possession of disease through bad air was given by germ theory, supernatural theory, contagion theory, epidemiological triad. And the options अगर हम बात करें so option number C is the correct answer, that is the contagion theory. जर्म थ्योरी हमें पता है कि जर्म थ्योरी में है कि एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिजीज कॉजिंग। सुपर नेचुरल थ्योरी में कि अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी जो भी डीड्स हैं, जब गॉड पनिशमेंट की वजह से जो डिजीज है वो होती है। एंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हमारा एजेंट होस्ट एंड इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन है, तो उसकी वजह से जो है वो डिजीज होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Single dose of diethyl carbamazine is administered for malaria, fluorosis, lymphatic filariasis और diphtheria. So जो हमारी DEC है ये हम मास एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं सिंगल डोज उन एरियाज में जहाँ पे हमारा जो lymphatic filariasis है वो एंडेमिक है. So option number C is the correct answer. Now the next question is, salt testing kit is used by ASHA for the presence of zinc, iodine, chlorine और iron. तो जो हमारा सॉल्ट टेस्टिंग किट है वो हम आयोडीन की प्रेजेंस के लिए चेक करते हैं कि जो हमारे घरों में सॉल्ट है वो आयोडाइज्ड है कि नहीं है, क्योंकि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन द पर्सन डेवलप गोइटर. सो जब हम कंज्यूमर लेवल की बात करते हैं, मतलब जो सॉल्ट हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा आयोडीन होना चाहिए उसकी जो वैल्यू है दैट शुड बी 15 ppm. मतलब कि इट शुड बी मोर देन 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन. अगर उससे कम है तो इसका मतलब कि जो अप्रोप्रिएट आयोडीन सॉल्ट में होना चाहिए वो नहीं है. और अगर हम प्रोड्यूसर साइड की, जब प्रोडक्शन साइड की बात करते हैं जहाँ पे सॉल्ट्स बनते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे आयोडीन की कॉम्पोजिशन होनी चाहिए वहाँ पे दैट शुड बी 30 ppm, 30 पार्ट्स पर मिलियन. तो कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कंज्यूमर साइड पे या प्रोडक्शन साइड पे जो आयोडीन है वो उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. Now the next question is, population covered by primary health center in hilly, tribal or difficult to reach area is, and the options are 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000. So अगर हम बात करें प्राइमरी हेल्थ सेंटर की, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000 to 30,000. 20,000 population is the correct answer. 20,000 population in the hilly, tribal or difficult to reach areas and 30,000 population in the plain areas. और अगर हम सब सेंटर की बात करते हैं तो 3,000 to 5,000 population कवर करता है. 3,000 for the hilly, tribal and difficult to reach areas and 5,000 for the plain areas. एंड CHC हमारा 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन कवर करता है. सो लोअर जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज फॉर हिली, ट्राइबल और डिफिकल्ट एरिया, एंड 1,20,000 पॉपुलेशन जो है वो एट द प्लेन एरियाज. Now the next question is, larvicidal fish to control the mosquito larvae are rohu, anabas, clarius or gambusia. So the option number D is the correct answer. Gambusia is a larvicidal fish. तो जब हम मॉस्किटो कंट्रोल के बायोलॉजिकल कंट्रोल का पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम लार्विसाइडल फिश को पाउंड्स में छोड़ देते हैं ताकि वहां पे जो लार्वाज हैं मॉस्किटो के वो खत्म हम कर सके. Our next question is, which malaria is treated with artemisinin based combination therapy, and the options are Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax और Plasmodium malariae. So हमारा जो आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी है ये हम प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम में यूज करते हैं, और जो हमारी क्लोरोक्विनिन और प्रिमाक्विनिन थेरेपी है वो हम प्लाज्मोडियम ओवेल में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में करते हैं. एंड इंडिया में यही दो स्पीसीज के हमें केसेस मिलेंगे. ओवेल और मलेरिया के बहुत ही रेयर केसेस होते हैं. Now the next question is, thick and thin film slides are made to diagnosis of which condition, and the options are dengue, चिकनगुनिया, मलेरिया और कालाजार. तो जो हमारी थिक एंड थिन स्लाइड्स हैं वो हम मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए करते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. थिक स्लाइड हम इसलिए बनाते हैं ताकि इससे हमें ये पता लगे कि जो पेशेंट है उसको मलेरिया है कि नहीं है. तो फॉर द डायग्नोसिस वी विल मेक थिक स्लाइड, एंड थिन स्लाइड हम बनाते हैं टू रूल आउट कि उसमें कौन सा प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, वो वाइवेक्स है या फेल्सिपेरम है. तो जो हमारी थिक स्लाइड होती है वो हम कॉर्न शेप्ड बनाते हैं, और जो हमारी थिन स्लाइड होती है वो हम टंग शेप्ड स्लाइड बनाते हैं. Now the next question is, for which of the following condition blood is collected during night time? And the options are lymphatic filariasis, Japanese encephalitis, leishmaniasis और malaria. So अगर हम इनमें कौन सी कंडीशन में जो हम ब्लड लेते हैं वो हम रात को कलेक्ट करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, lymphatic filariasis. क्योंकि जो इसमें हमारे माइक्रोफ्लैरिए होते हैं वो नाइट टाइम पे ब्लड में उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए हम नाइट टाइम पे ही जो ब्लड है उसको कलेक्ट करते हैं.
Now the next question is, childuria is present in which condition? And the options are lymphatic flaresis, Japanese encephalitis, leishmaniasis और malaria. So जो हमारी childuria है, childuria क्या है? It is a milky appearance of urine due to the presence of lymph. तो ये हमें किस कंडीशन में मिलेगा? ये हमें lymphatic flaresis में मिलेगा, क्योंकि lymphatic flaresis में क्या है कि पेशेंट को हाइड्रोसील होता है, तो ड्यू टू द हाइड्रोसील there will be the higher concentration of lymph will be present in the urine, तो जिसकी वजह से ये यूरिन होगा that will be milky in appearance. Now the next question is, platelet should be referred, patient should be referred for platelet transfusion if the platelet count is less than 30,000, less than 20,000, less than 10,000 or less than 5,000. So अगर हम प्लेटलेट की बात करते हैं तो प्लेटलेट हमारे डेंगू पेशेंट्स में कम होते हैं, एंड जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है दैट इज 1,50,000 to 4 lakh, एंड इफ इट इज लेस देन 1,50,000 उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं. एंड प्लेटलेट का काम है कि ये हमारी ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है. अगर प्लेटलेट कम होगा तो जो पेशेंट है वो ब्लीडिंग के रिस्क पे है, उसको इंटरनल ब्लीडिंग कहीं पे भी हो सकती है. तो हमें कब पेशेंट को रेफर करना है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट द ऑप्शन नंबर सी, इफ द पेशेंट्स प्लेटलेट लेवल इज लेस देन 10,000, तो हमने पेशेंट को रेफर करना है. एंड पेशेंट को डिस्चार्ज कब करना है? जब पेशेंट की जो प्लेटलेट वैल्यू है वो एटलीस्ट 50,000 होनी चाहिए. 50,000 से अगर कम है तो हमने पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करना है. Now the next question is, Montenegro test is done in the diagnosis of lymphatic flaresis, Japanese encephalitis, leishmaniasis और malaria. So ये जो टेस्ट है ये हम leishmaniasis के डायग्नोसिस के लिए करते हैं, and this test is also known as leishmanin test. इसमें क्या करते हैं कि हम 0.1 ml of leishmanin is injected intradermally into the flexor aspect of the forearm. जैसे हम कि हमने 0.1 ml लेस्मैनी लेना है और उसको पेशेंट की फोर आर्म में इंट्राडर्मली इंजेक्ट करना है, और उसके बाद हमने 48 से 72 आवर्स के बाद इंड्यूरेशन देखनी है कि वो जो पेशेंट है वो उससे इन्फेक्टेड है कि नहीं है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, BCG vaccine and diluted should be stored at a temperature between dash in ice-lined refrigerator, and the options are 2 to 8 degree centigrade, 5 to 8 degree centigrade, 8 to 16 degree centigrade और -20 degree centigrade. So जो हमारा ILR है, ILR का टेम्परेचर हमारा कितना रहता है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हमने इतना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखना है, और इसी टेम्परेचर में हमारा बीसीजी और डाइल्यूटेंट जो है दैट इज नॉर्मल स्लाइन फॉर बीसीजी उसको हमने स्टोर करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर बीसीजी वैक्सीन इंड्यूरेशन फॉलोड अप बाय लंप डेवलप आफ्टर 1 to 2 weeks, 3 to 4 weeks, 4 to 5 weeks और 5 to 6 weeks. मतलब बीसीजी लगाने के बाद हमें जो बेबी है उसमें इंड्यूरेशन कब आती है? So that the correct answer is option number B, that is 3 to 4 weeks. तो 3 to 4 weeks के बाद हमें वहां पे lump like एक कुछ डेवलपमेंट मिलेगी ऑन द लेफ्ट आर्म. एंड जो स्कार है वो कब फॉर्म होता है? स्कार जो है वो वैक्सीनेशन के 10 to 12 वीक्स के बाद फॉर्म होगा. Now the next question is, in which condition bluish white or gray membrane forms in the throat and tonsil? And the options are pertussis, tetanus, diphtheria and influenza. So जो हमारा bluish white और gray membrane है वो हमें diphtheria के cases में मिलती है. So option number C is the correct answer. So diphtheria is a bacterial respiratory infection जो कि Corynebacterium diphtheriae की वजह से होता है. एंड इसमें क्या है कि ऑलरेडी हम अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हम बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं. इसकी हम 3 प्राइमरी डोजेस लगाते हैं एंड 2 बूस्टर डोजेस लगाते हैं. ठीक है. डीपीटी हम 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 16 वीक्स पे देते हैं अलॉन्ग विद पेंटावेलेंट. ठीक है, जिसमें हमारा डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब होता है. और जो हम इसकी 2 बूस्टर डोज लगाते हैं वो हम एक लगाते हैं 16 to 24 मंथ्स में, दैट इज DPT1. और सेकेंड डोज हम लगाते हैं, सेकेंड बूस्टर हम लगाते हैं 5 ईयर्स पे, तो दैट इज DPT2. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, bout of coughing spells is a characteristic feature of diphtheria,
pertussis, influenza or mumps. So the correct answer is option number B, that is pertussis, which is also known as whooping cough. इसमें क्या है कि जो बच्चा है उसको एक ही साथ बहुत ज्यादा कफ होती है, तो जिसको हम ऑलरेडी बोलते हैं 100 डे कफ, तो 100 डे कफ भी हम pertussis जब whooping कफ को बोलते हैं। एंड इसका वैक्सीनेशन सेम एज डिप्थीरिया है, क्योंकि डिप्थीरिया के साथ ही हम pertussis लगाते हैं। एंड मोस्टली काफी बच्चे होते हैं जिनको pertussis से क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो उन केसेस में हम फिर लाइक, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट में क्या है कि जो बच्चा है उसको कन्वर्जन्स वगैरह हो सकती हैं, तो उस केस में हमने जब बच्चे को डीपीटी लगाना है तो हमने pertussis नहीं लगाना, उस टाइम पे हमने डीटी लगाना है, नहीं तो हमने pertussis ए सेलुलर लगाना है। Now the next question is, when was last case of polio in India was reported? And the options are 27 March 2011, 13 January 2011, 15 Feb 2012, and 20 March 2012. So the correct answer is 13 Jan 2011. So in 2011 में हावड़ा में वेस्ट बंगाल में लास्ट केस ऑफ पोलियो वाज रिपोर्टेड, एंड इन 27 मार्च 2014 WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री घोषित कर दिया था। Now the next question is, during immunization at 10 weeks, if a child has diarrhea, what action nurse would take regarding OPV immunization? And the options are, do not immunize the child and tell mother to come after 1 week, give other vaccines and skip OPV, give IPV instead of OPV, and give OPV and a extra dose after 4 weeks. तो अगर हमारा डायरिया है बच्चे को और बच्चा आता है तो उस टाइम पे हमने क्या सजेस्ट करना है? सो ऑप्शन नंबर सी इज डी इज द करेक्ट आंसर, कि हमने बच्चे को ओपीवी की डोज देनी है और मदर को बोलना है कि 4 वीक्स के बाद बच्चे को एक और एक्स्ट्रा डोज दी जाएगी। Now the next question is, to prevent HPV, that is human papilloma virus, which vaccine is used? So HPV जो है that is responsible for causing cervical cancer among females. तो इनमें से कौन सा वैक्सीन है जो हम कि HPV की प्रिवेंशन के लिए देते हैं? एंड द ऑप्शंस आर गार्डासिल, पेपिलोमा, सर्वैक्विक्स और नन ऑफ द अबव। सो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, गार्डासिल। So in India, we are using two vaccines. One is Gardasil and the other one is Cervarix. And इसमें क्या है कि जो हमारा Gardasil है, it is a quadrivalent vaccine. और जो हमारा Cervaxil है, that is हमारा जो वो है बाईवेलेंट वैक्सीन है। तो हमने ये कब लगाते हैं? पहली पहली बात तो हमने गार्डासिल कब कहाँ कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है? तो दैट इज 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इसकी 3 डोजेस होती है गार्डासिल की, दैट इज 0, 2 and 6 मंथ। एक हमने फर्स्ट डोज लगानी है, उसके सेकेंड 2 महीने बाद सेकेंड डोज लगानी है, और फर्स्ट डोज के 6 महीने बाद हमने थर्ड डोज लगानी है। तो 0, 2 and 6, डोज इज 0.5 ml एंड रूट इज इंट्रामस्कुलर। एंड जो हमारा सर्वैक्सिन है दैट इज इट इज अ बाईवेलेंट, और उसकी भी हम 3 डोजेस लगाते हैं, 0, 1 and 6, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। Now the next question is, what is the recommended age for HPV vaccination? And the options are 8 to 9 years, 10 to 12 years, 14 to 15 years or above 16 years. So जो recommended age है for HPV that is 10 to 12 years. तो 10 to 12 years पे हमने बच्चे को HPV के against vaccinate करना है। Now the next question is, aceto-white reaction with acetic acid suggests एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर। तो जो हमारा सर्वाइकल कैंसर है उस केस में हमें एसिटो वाइट रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या है, जो हमारा विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड है, जब हम वो सर्वाइकल की टिप पे लगाएंगे तो उस टाइम पे वहां पे जो होगा दैट विल बी वाइट, रिएक्शन विल बी देयर। So that suggests that the first female is having cervical cancer. So basically जब हम VIA करते हैं that is visual inspection with acetic acid, और second हम एक pap smear करते हैं for the diagnosis of cervical cancer. Now the next question is, what is the ideal time for performing breast self examination in menstruating women? And the options are 1 day before menses, every first day of month,
5th to 8th day of menses or during ovulation. So breast self examination, it is a screening test for screening breast cancer, and breast self examination हमारा secondary prevention का part है. तो इसमें हम फीमेल को कब बोलेंगे कि उसने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है, हम इसमें बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5th to 8th डे ऑफ मेंसेस. क्योंकि जस्ट बिफोर द मेंसेस ऑलरेडी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम हॉर्मोन्स, जो ब्रेस्ट होती है फीमेल की ऑलरेडी हैवी होती है, तो उस टाइम पे किसी भी लंप को पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. और जब एक बार मेंसेस आ जाते हैं तो मेंसेस के आने के 5th 6th 7th 8th इनमें से किसी भी डे पे हम बोलेंगे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है. एंड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन हम नहीं करते हैं. एंड एवरी फर्स्ट डे ऑफ मंथ हम उन फीमेल्स को कहते हैं जो पोस्ट मेनोपोजल है, उनको हम बोलते हैं कि आप महीने के किसी भी एक दिन में अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं. And breast self examination should not be practiced in antenatal and postpartum mother, because already उसमें under the influence of hormone breast will be engorged, breast will be उसकी वजह से वहां पर जो लंप है वो पता नहीं लगेगा. एंड सेकेंडली क्या है कि अगर एंटीनेटल पीरियड में हम ब्रेस्ट को ज्यादा वो करेंगे, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, तो उस टाइम पे क्या है कि ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन प्री मेच्योर लेबर पेन जो है वो मदर को हो सकती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the criteria for diagnosis of diabetes mellitus? And the options are, if the blood sugar fasting is more than or equals to 120 and postprandial is more than or equals to 200, fasting is more than or equals to 125 and pp is 180. तो ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज फास्टिंग मोर देन और इक्वल्स टू 120 और पोस्ट पेरेंडियल शुगर इफ इट इज मोर देन और इक्वल्स टू 200, तब हम कहेंगे कि जो पेशेंट है उसको डायबिटीज है. क्योंकि हमारी जो फास्टिंग होती है दैट इज बिटवीन 70 to 110. और अगर पेशेंट जो है उसका जो ब्लड शुगर है इफ इट इज लेस देन 110 एंड जो उसका पोस्ट पेरेंडियल शुगर है दैट इज मोर देन 140, तो उस टाइम पे उस पर्सन को क्या है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है. एंड इफ द patient is having more than or equals to 110 fasting but it is less than 126, then the person is having impaired fasting glucose. Now the next question is, under midday meal program how much calorie is provided to primary class? So जो हमारा midday meal program है that was started in 1995, तो इसमें हम प्राइमरी क्लास को कितना कैलोरीज देते हैं, 750 कैलोरी, 650 कैलोरी, 450 कैलोरी और 350 कैलोरी. So the correct answer is 450 calorie. So for the primary class it is 450 calories. Now the next question is, midday meal meets the nutritional need of primary school children, upper primary school children, secondary school children or all of the above. So जो हमारी midday meal है वो हम upper primary school बच्चों को देते हैं, मतलब up to the 8th class. ठीक है, तो upper primary school आ जाएगा. एंड अगर हम इसमें बात करते हैं इस क्वेश्चन की, सो अप टू द 5th क्लास हमने 450 कैलोरीज उस बच्चे को उस फूड से मिलनी चाहिए एंड 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन. और जो बड़े क्लास के बच्चे हैं मतलब 6th 7th एंड 8th के, तो उनको 700 कैलोरीज मिलनी चाहिए और 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए. Now the next question is, midday meal program offer half of the daily protein and 1/3 of calorie requirement, half of the protein and half of the calorie requirement, 1/3 daily protein and half of calorie requirement, 1/3 of daily protein and 1/3 of calorie requirement. So midday meal program इनमें से क्या provide करता है? So the correct answer is option number A, that is half of the daily protein and 1/3 of the calorie. Now the next question is, to a child under 6 years of age, ICDS, that is Integrated Child Development Service or scheme, provide how much calories and protein? So the correct answer is option number A, that is 500 kilocalorie energy and 12 to 15 gram protein. Okay, this is for 6-year child who is normal. अगर यही बच्चा सिवियरली malnourished है तो उस केस में हम बच्चे को 800 किलो कैलोरीज एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं एंड 20 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
To pregnant and lactating women, ICDS provide how much calories and protein? So for the pregnant, we will provide 600 kilocalorie of energy and 18 to 20 gram of protein. So option number C is the correct answer. Now the next question is, vomiting associated with abdominal distension and constipation may be a symptom of intestinal perforation, paralytic ileus, intestinal obstruction और irritable bowel syndrome. So जो हमारा abdominal distension है along with constipation and vomiting, that suggests intestinal obstruction. So option number C is the correct answer. Now the next question is, which antiemetic is safe during first trimester? And the options are tablet metoclopramide 10 mg, tablet cyclizine 50 mg, tablet promethazine 25 mg, and tablet ondansetron 8 mg. So antiemetic which is safe during first trimester is option number C, that is tablet promethazine 20 mg. Now the next question is, rice water stool is present in which condition? Typhoid, cholera, dysentery or hookworm infestation. So the correct answer is option number B, that is cholera. Cholera में हमारे rice water stool होते हैं और pea like stool जो होगा that will be in typhoid. Now the next question is, in severe dehydration due to diarrhea, which IV fluid is given? And the options are normal saline, ringal lactate, DNS और albumin. So in case of severe dehydration, हम patient को रिंगल लैक्टेट लगाते हैं. क्यों? क्योंकि सिवियर डिहाइड्रेशन की वजह से ड्यू टू डायरिया द पेशेंट इज इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ऑलरेडी डायरिया है तो जो पेशेंट की कंडीशन रहेगी वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की रहेगी. तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए हम रिंगल लैक्टेट लगाएंगे, बिकॉज जो लैक्टेट है दैट विल बी एक्ट एज ए बाइकार्बोनेट, जो लीवर में जाके बाइकार्बोनेट बन जाएगा और फिर वो जो हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसको करेक्ट करने में हेल्प करेगा. Now the next question is, bacillary dysentery is caused by Shigella, Salmonella, Ascaris, Lumbricoids or E. coli. So bacillary dysentery is caused by Shigella. So option number A is the correct answer. Now the next question is, how many stool specimen is required to confirm live cyst in amoebic dysentery? So the options are 2, 3, 4 or 5. So 3, option number B is the correct answer. 3 number of stool specimen is required to confirm live cyst in amoebic dysentery. Now the next question is, inhalation of sugarcane dust causes, and the options are fluorosis, bagasosis, silicosis or biocinosis. So inhalation of sugarcane dust is a occupational hazard. तो इसमें जो क्या बोलते हैं हम उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैगासोसिस. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. सो आज की वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.